बच्चों एटॉमिक नंबर हमें 9 दे रखा है। अब गाइस एटॉमिक नंबर 9 का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ये आएगा बच्चों। हाँ बेटा। क्या बेटा? ये कैसे लिखा? बेटा ऑफ प्रिंसिपल जो है तुम्हारा वो कहता है 1s पहले भरेगा, उसकी लोएस्ट एनर्जी है। 2s की उससे ज्यादा है, 2p की उससे ज्यादा है, फिर 3s 3p देन 4s 3d। ये हमारा ऑफ प्रिंसिपल कहता है कि इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं ऑर्बिटल्स में। दिस इज एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स। किस ऑर्बिटल की कम एनर्जी है? 1s की लोएस्ट एनर्जी है, उससे ज्यादा एनर्जी 2s की है, फिर 2p की है, एंड सो ऑन बच्चों। क्लियर है गाइस? तो हमने उसी हिसाब से भरा है। पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर 2s में 2 भरे। अब 4 ऑलरेडी भर चुके हो, 5 और भरने हैं, 9 चाहिए हमें। तो 2p में 5 भर दिए। अब हमें कहा गया है कि गाइस एक काम करो, मैं इसको ऐसे बॉक्सेस के फॉर्म में दिखाता हूं, बेटर रहेगा। ये 1s का हो गया, ये 2s का हो गया, और ये 2p में 5 हो गए। क्लियर है गाइस? अब स्पिन अप स्टेट वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 है या नहीं बच्चों? स्पिन डाउन स्टेट के कितने हैं? 1 2 3 4। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। 5 की एमएस स्टेट हाफ है और 4 की एमएस स्टेट माइनस हाफ है। पीजेड में कितने होंगे गाइस? 0। एस में तो 0 ही होता है एम वैल्यू। इसमें होता है -1 0 1। तो हमारा पीजेड में कितने होंगे बच्चों? ये होता है ना, एम एल इक्वल टू 0 इज पीजेड। याद हो तुम्हें? याद है नहीं याद है? पी एक्स पी वाई पी जेड। उसमें हमारा पी एक्स पी वाई की एम एल वैल्यू +-1 होती है और पी जेड की 0 होती है। तो पी जेड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 2। एक नहीं होगा, गलत है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा गया है बच्चों? ये गया है। दिस इज लास्ट इलेक्ट्रॉन। क्या ये n इक्वल टू 2 ये किस में है बच्चों? ये कौन से सब शेल के ऑर्बिटल्स हैं? 2p के ऑर्बिटल्स हैं, हाँ है ना? तो यहाँ पे 2p के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। n वैल्यू 2, l वैल्यू 1। करेक्ट है? गुड। सम ऑफ एंगुलर नोड्स ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज 1। यार s है, s है और p है। s में तो हमारे एंगुलर नोड होते ही नहीं है। p में एंगुलर नोड होते हैं। ps का एक एंगुलर नोड, py का एक, pz का एक। तो टोटल एंगुलर नोड्स सारे ऑर्बिटल्स के मिला के कितने हो गए? 3। s के एंगुलर नोड होते नहीं और p के हमारे हर एक ऑर्बिटल का एक एक एंगुलर नोड होगा, तो 3 एंगुलर नोड्स आने वाले। उसने कहा सम ऑफ एंगुलर नोड्स इज 1, विच इज रॉन्ग। देयर विल बी 3 एंगुलर नोड्स। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? सॉरी ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। समझ गए गाइस बच्चों? देखिए कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? ए और सी। ए और सी कोई ऑप्शन है? ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पे आया एक्सेस स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड सबशेल। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। रिपल्शन कम होती है, अट्रैक्शन ज्यादा होती है, ये मैंने बताया था। अट्रैक्शन ज्यादा होती है सिमेट्रिक अरेंजमेंट में। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन नॉन डीजेनरेट, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में होते हैं, जैसे 4s1 3d5। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन एग्रीड, ठीक है ना गाइस? जैसे 4s1 3d5 में डी में सारे सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, दे आर प्रेजेंट इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। दिस इज रॉन्ग। लार्ज एक्सचेंज एनर्जी करेक्ट।
शील्डिंग पुअर होती है तभी तो तुम्हारी अट्रैक्शन ज्यादा होती है. शील्डिंग इज पुअर, दैट इज द रीजन दैट द रिपल्शन इज लेस एंड अट्रैक्शन इज मोर. So even this is correct. Smaller shielding results in greater attraction. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? नेक्स्ट पे आते हैं. क्रोमियम दे रखा है. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? गाइस पहले हमें Z24 दे रखा है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो. अच्छा तुम्हें याद होगा इसके अंदर एक्सेप्शन भी आता है. इट शुड बी 4s2 3d4, इट इज 4s1 3d5. अब इसने कहा है L इक्वल टू 1 और L इक्वल टू 2 में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. L इक्वल टू 1 का मतलब हो गया P, L इक्वल टू 2 का मतलब हो गया D. P में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 12. और डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5. क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड. नेक्स्ट करिए बच्चों. नेक्स्ट देखो गाइस, 1s के बारे में पूछा गया है. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस. गाइस तुम्हें कर्व याद होना चाहिए 1s का. ये जाता है, ऐसे आता है नहीं आता है? साइ स्क्वायर वर्सेस आर के कर्व की बात कर रहा हूं. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज साइ स्क्वायर वर्सेस आर. ऐसा जाता है. तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस. आर इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है या नहीं? आर इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है या नहीं? क्लियर है गाइस? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज साइ स्क्वायर का कर्व, और साइ स्क्वायर इज मैक्सिमम एट आर इक्वल टू 0. एट न्यूक्लियस मींस आर इक्वल टू 0. दिस इज करेक्ट. टोटल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ E नॉट फ्रॉम न्यूक्लियस. ये 1s की बात करें. भाई तुम्हें पता है 1s का जो रेडियस होता है, अगर बोर्स ऑर्बिट के हिसाब से देखो E नॉट होता है. तो 1s इज द क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस. जैसे जैसे तुम दूर जाते हो तो एनर्जी बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है. -13.6, -3.4, -1.51. एनर्जी इंक्रीजेस गाइस. नेगेटिव में एनर्जी, मतलब नेगेटिव साइन के साथ एनर्जी, अगर तुम नेगेटिव को भी ध्यान रखो तो एनर्जी इज एक्चुअली इंक्रीजिंग. टोटल एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है एज वी गो आउटवर्ड. पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है. काइनेटिक एनर्जी कम होती है. रिमेंबर दैट और नॉट गाइस? गुड. तो टोटल एनर्जी इज मैक्सिमम? नो, इट इज मिनिमम. इट इज एट अ मिनिमम एट अ डिस्टेंस ए नॉट. जैसे जैसे दूर जाते आओगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज रॉन्ग. क्लियर है गाइस? एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ए नॉट से 2 ए नॉट पे आओगे तो तुम्हारा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज. दूर जाते आ रहे हो, आर बढ़ाते आ रहे हो, एनर्जी बढ़ती जा रही है. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ेगी. तो ये गलत है. एंड इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट 2 ए नॉट. फाउंड तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी लेस. मैक्सिमम होगी ए नॉट पे फॉर 1s, लेकिन 2 ए नॉट पे भी पाया जा सकता है विद लेसर प्रोबेबिलिटी. इट इज करेक्ट. 1s is S is spherically symmetric. S is spherical in shape. हाँ है ना बच्चों? क्लियर हो गया गाइस? दैट्स गुड. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? √L+1 h/2 पाई. तो आई डोंट थिंक इसमें कोई भी दिक्कत आनी चाहिए. एस के लिए तो एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूं. √L+1 h/2 पाई. एस के लिए 0 हो जाएगा और पी के लिए निकाल लोगे तो एल के लिए 1 डाल देना बच्चों. हाँ है ना गाइस? क्लियर है यहां तक? दैट्स गुड. नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू? 2px का ये डायग्राम होता है. लग तो सही रहा है. px के अलॉन्ग ही बना रखा है. हाँ है ना? ये एक्स एक्सिस तो है. बी इज करेक्ट. अच्छा ए भी है कुछ. सब्सिडियरी क्वांटम नंबर डिटरमिन्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल.
ये भी करेक्ट है। मैं जो अजीमुथल क्वांटम नंबर होता था, सब्सिडियरी भी बोलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है ना गाइस। उसकी एक शेप बता देती है, ओरिएंटेशन बता देती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। शेप ऑफ ऑर्बिटल बता देता है अजीमुथल से, और ओरिएंटेशन बता देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस रेफर टू चार्ज? नो, दे रेफर टू साइन ऑफ वेव फंक्शन। चार्ज पे दे डोंट डिपेंड ऑन चार्ज। नो, दे डोंट रेफर टू चार्ज, सॉरी, they don't refer to charge, they refer to just the sign of the wave function. Clear है guys? ये गलत है। wave function of 2pz is 0 everywhere in xy plane. 2px is 0 everywhere in xy plane. px ये है, it is 0 in not xy plane बच्चों, it is 0 in yz plane. नोडल प्लेन की बात कर रहा है ये। इट इज जीरो मीन्स नोडल प्लेन की बात कर रहा है। वेव फंक्शन इज जीरो मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट नोडल प्लेन। और नोडल प्लेन हमारा जीरो किस पे होता है? वाई जेड। दिस इज योर नोडल प्लेन फॉर पी एक्स। फॉर पी एक्स, एक्स वाई प्लेन वुड बी द नोडल प्लेन फॉर पी जेड। क्लियर है गाइस? समझे या नहीं समझे? एक्स वाई वुड बी द नोडल प्लेन फॉर पी जेड। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट पे आते हैं। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। विच इज नॉट करेक्ट। एक तो ये हमें करेक्ट दिख ही रहा है, 2s और 2p की एनर्जी बराबर, 3s 3p 3d की एनर्जी बराबर, और n के साथ एनर्जी बढ़ती है। ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है। हाँ, हाइड्रोजन के लिए, इसने हाइड्रोजन तो बोला हुआ इधर, ओनली फॉर हाइड्रोजन। यहाँ पे तुम देखो 1 की एनर्जी कम है 2 से, 2 की एनर्जी कम है 3 से, 3 की एनर्जी कम है 4 से। ये भी करेक्ट है। ये गलत हो गया कि 2s और 2p की एनर्जी बराबर है, 3s और 3p की एनर्जी बराबर है। ये भी सही है, 1 की एनर्जी कम है 2 से, 2 नहीं, ये भी गलत है। ये भी गलत है। 1 की एनर्जी 2 से कम है, लेकिन 2 के बाद 3 आना चाहिए, 3 के बाद 4 आना चाहिए। समझे या नहीं समझेगा? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, वही मैं सोचा, मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ हो गई है। हाँ, समझिए बच्चों, क्लियर हो गया ना क्वेश्चन कैसे करना था? नेक्स्ट गाइस, विच ऑफ द ऑर्बिटल्स विल हैव सेम एनर्जी? जिनका एन भी सेम है, जिनका एल भी सेम है, जिनका एन भी सेम है, जिनका एल भी सेम है, दे विल बी हैविंग सेम एनर्जी। तो डी एंड ई विल बी हैविंग सेम एनर्जी बच्चों। जिनका एन भी सेम है, जिनका एल भी सेम है, दे विल बी हैविंग सेम एनर्जी। दोज आर डी एंड डी। क्लियर है यहां तक बच्चों? नेक्स्ट, which will be having lowest energy, which will be having lowest energy बच्चों। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, हाइड्रोजन एटम की बात कर रही है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन एन। एन सबसे छोटा किसके लिए है? सी पी एक्स, सी डी जेड स्क्वायर, थ्री डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इन तीनों की एनर्जी सेम होगी, और इनकी एनर्जी 4 से कम होगी। इन तीनों की एनर्जी बराबर होगी, इन दोनों की एनर्जी बराबर होगी, लेकिन ए और ई की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी सी डी बच्चा। हाइड्रोजन एटम नहीं लिखा होता तो तुम कहते सीपी की एनर्जी वुड बी लोएस्ट। हाँ, 3px की। एन प्लस एल वैल्यू कंपेयर करेंगे ना बेटा, फिर ये दोनों तुम्हारे, फिर ये आ जाएगा, फिर 3d आ जाएगा,
which will be, these two will be degenerate क्योंकि they have got same n same l, n भी सेम है l भी सेम है, इन दोनों की एनर्जी बराबर होगी, फिर इसकी एनर्जी आ जाएगी अगर हाइड्रोजन एटम नहीं होता तो। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट पे आते हैं। टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स इज n स्क्वायर, करेक्ट है। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय -l to l इंक्लूडिंग जीरो, ये भी करेक्ट है। दोनों ही करेक्ट है बच्चों, हाँ है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। 2px से 2py में ट्रांजिशन में क्या कोई लाइन ऑब्जर्व होगी? लाइन तब ऑब्जर्व होगी जब तुम्हारा एनर्जी डिफरेंस है, ये दोनों तो डीजेनरेट है, सेम एंड सेम एल, दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, दैट इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। समझ आया नहीं आया बच्चों? कि they have got same energy, so no spectral line is going to be observed, and they are degenerate, that is correct. कंपेयर एनर्जीज, n प्लस एल वैल्यू कंपेयर कर लो, जिसकी n प्लस एल वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है, या जिसका n प्लस एल वैल्यू सेम है और n ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। बच्चों हाइड्रोजन एटम की तो बात नहीं करी ना, नहीं। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p कैसे निकालोगे गाइस? 3p के लिए n-l-1 कर दो अगर रेडियल नोड पूछा गया है तो गाइस। निकालोगे नहीं निकालोगे बच्चों? रेडियल नोड कैन बी इजिली फाइंड आउट, वी कैन फाइंड देम आउट। नेक्स्ट, इसको देखो बच्चों, पोटेशियम 19, गाइस लिखो, दैट इज व्हाट यू हैव। इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, बेसिकली ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है। अब इसके लिए एन एल एम और एस क्या होगा? एन विल बी 4, एल विल बी 0 क्योंकि एस है। अब एल 0 है तो उसके लिए जो तुम्हारा एम एल होगा वो भी 0 ही होगा, और एस विल बी प्लस हाफ। पहले हम प्लस हाफ लेते हैं फिर माइनस हाफ लेते हैं। सपोजिंग तुम्हारा 4p3 होता, सपोजिंग 4p3 होता तो क्या करते बच्चों? हम कहते ये -1, ये 0, ये 1। क्लियर है गाइस? तुम्हारा n वुड बी 4, l विल बी 1, एंड योर दिस वुड बी 1 एंड s वुड बी हाफ। सपोजिंग उसने 4p5 दिया होता तो हम ये कर देते। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विच इलेक्ट्रॉन, 1 सेकेंड बच्चों। अगर हम 4p5 कर देते हैं तो हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये क्या होगा बच्चों? n विल बी 4, l विल बी 0, सॉरी l वुड बी 1, ml वुड बी, m वुड बी या ml वुड बी 0, एंड s वुड बी माइनस हाफ। क्लियर है या नहीं बच्चों? 4p5 ले रहे हो तो n वुड बी 4, l वुड बी 1, in this case ml would be 0 and s would be minus half। समझे या नहीं समझे guys? I think now the question is clear to you. Good.
नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर डीजेनरेट, करेक्ट। हाइड्रोजन एटम में 3p and 3d आर नॉट डीजेनरेट, ना ना, दे आर डीजेनरेट, दे डिपेंड ओनली ऑन n बच्चों। हाँ ये गलत हो गया ना, सॉरी मैंने टिक लगा दिया, गलत हो गया, इट इज रॉन्ग, दे आर डीजेनरेट। ठीक है ना बच्चों, 3p and 3d आर डीजेनरेट, इट डिपेंड्स ओनली ऑन n बच्चों, इट डिपेंड्स ओनली ऑन n, एल पे डिपेंड ही नहीं करता। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो तुम इजीली कर लोगे, सेम ही केस है। अरे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिखोगे उन्हें? बाय कंपेयरिंग n प्लस एल वैल्यूज, जो हमारा बोरवरी रूल कह रहा था। समझ गए बच्चों? क्लियर है यहां तक? किसी बच्चों को कोई डाउट? गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, इसको करो गाइस। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं, ऑर्बिटल्स पूछे गए होते तो कितने हो जाते? एन स्क्वायर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं 2n²। क्लियर है गाइस? दैट्स गुड। ये क्वेश्चन छोड़ दिया, ये वाला क्वेश्चन क्लास में करा था हमने। दैट्स गुड। और ऑन सेकंड बच्चा, ये रहा, रेडियल नोड होता है जब r इज नॉट इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी, है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? और यहाँ पे अगर तुम देखो r टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, इट इज टेंडिंग टू 0, साइज टेंडिंग टू 0, लेकिन r टेंडिंग टू इन्फिनिटी को हम रेडियल नोड नहीं बोलेंगे। क्लियर है गाइस? कोई और वैल्यू चाहिए हमें r की जिसपे साइज 0 हो रहा हो, साइज 0 का मतलब रेडियल नोड। तो गाइस एक काम करो, 0 पुट कर दो, यहाँ से r इक्वल टू 2a0 आ जाएगा, हाँ है ना, दिस इक्वल टू 0, हेंस r इज इक्वल टू 2a0, दैट इज द रेडियल नोड। क्लियर है बच्चों? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको कैसे करोगे गाइस? द नंबर ऑफ s electrons in a ion with 55 protons in its unipositive state, यूनिपॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक चुके हो, एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक चुके हो, 55 प्रोटॉन्स दे रखे हैं हमें। ठीक है ना गाइस, मतलब 55 इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो तुम्हारे पास 54 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब तुम 54 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, लिखते जाओ। आई गेस दैट शुड मेक 10 20 30 40 48 54 हो गया ना बच्चों? गुड। अब पूछा गया एस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये ऐड कर दो। क्लियर है गाइस? दैट्स गुड। हाँ बेटा, जस्ट वन सेक। हाँ बेटा बताओ। अच्छा,
गाइस मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 दे रखा है, ये एन की किस वैल्यू के लिए आएगा बच्चों? ये एन की किस वैल्यू के लिए आएगा 3.87? रूट एन इंटू एन प्लस टू शुड बी इक्वल टू 3.87। एन थ्री नहीं टू, थ्री उठा लो, 3 5 15, रूट 15 इज लेस देन, जस्ट लेस देन अराउंड 4, तो 3.87 एन इक्वल टू 3, मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब चारों ऑप्शंस में निकालो और चेक करो एन इक्वल टू 3 कौन से केस के लिए आ रहा है। ये टाइट जो होता है, ये होता है 4s2 3d2। दो इलेक्ट्रॉन हटा दिए, एस से हटाएंगे, रिमेंबर दैट गाइस। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 2। वेनेडियम इज 4s2 3d3, इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन हटाए, कितने अनपेयर्ड आ गए? 3। क्रोमियम को देखोगे तो क्या होगा बच्चों? इसमें से हमने कितने इलेक्ट्रॉन हटा दिए? 2। यू विल हैव d4, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 बच्चों। Mn इज 4s2 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, यू विल हैव 5 अनपेयर्ड। हाँ बेटा ये याद करने पड़ेंगे, अभी याद नहीं करोगे तो 12th में याद करने पड़ेंगे। 12th में डी एंड एफ ब्लॉक, वो तो याद करना ही पड़ेगा, सारा इलेक्ट्रॉन पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना पड़ता है। नॉट एग्जैक्टली 118, एफ ब्लॉक यहाँ पे एंड होता है, अभी बताऊंगा मैं पीरियोडिक टेबल जब करवाऊंगा, वहां से तुम्हें याद करना पड़ता है। डी एंड एफ ब्लॉक पूरा चैप्टर है बेटा 12th का, उसमें सारा आता है, सारा आता है बेटा, सारा याद करना पड़ता है। अभी ये बता रहा हूँ, मेरे को याद करने की जरूरत है ना, है तुम्हें याद करनी है, मुझे याद करनी है। ओके गाइस, एनीवे लेट अस स्टार्ट बच्चों। ये तो कर लोगे, कैसे करोगे गाइस इस क्वेश्चन को? n प्लस एल वैल्यू हमें पूछा गया है, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग n प्लस एल वैल्यू के हिसाब से अरेंज कर दो। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? होना तो नहीं चाहिए। हाँ बेटा, हाँ ये साय लिखा हुआ है बच्चों। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है गाइस? सोच के बताओ, पहले वाली स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना है? A circular path is orbit in which electron moves, करेक्ट लग रहा है। ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय साई, है ना बच्चों? इट इज साई, सही लग रहा है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज सपोर्टेड बाय एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट्स, है ना बच्चों? एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कूदेगा तभी स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होगा। इट इज डिनोटेड बाय एन, एल एंड एम या एम एल, 3 चाहिए ऑर्बिटल के लिए, 3 क्वांटम नंबर चाहिए, सिर्फ 2 से काम नहीं चलेगा, मतलब ये गलत है, ये गलत है। समझ गए गाइस? क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? नेक्स्ट कर लोगे आई गैस, आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। मैं कॉपी कर रहा हूँ क्वेश्चन को, लेकिन आई डोंट थिंक इसमें कोई भी दिक्कत आएगी। ये एन प्लस एल रूल पे बेस्ड है क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एन प्लस एल रूल। समझ गए गाइस? गुड। व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? ये हम 2 बार कर चुके हैं क्लास में, एक बार क्लास के एंड में, एक बार दूसरी क्लास के स्टार्ट में। गाइस 2s की एनर्जी हाइड्रोजन की 2s ऑफ लिथियम से ज्यादा होती है, करेक्ट? और एनर्जीज फॉर सेम सबशेल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन जेड, करेक्ट? हाँ है ना बच्चों? गुड। विच ऑफ द क्वांटम नंबर्स आर नॉट अलाउड? मैंने बताया था एन जो है, एल टेक्स वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1, एम एल टेक वैल्यूज फ्रॉम -l to l,
इंक्लूडिंग जीरो। कौन सा गलत हो गया? ये गलत हो गया, क्योंकि एल शुड टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 to 2। ये 3 कहां से ले जाएगा? क्लियर है गाइस? ये तो इजिली कर लोगे। रेडियल नोड्स कितने होते हैं? n माइनस एल माइनस वन। और टोटल नंबर नोड्स कितने होते हैं? n माइनस वन बच्चों। राइट गाइस? गाइस ये कर्व्स याद होने बहुत जरूरी है। डायरेक्ट उठ के आते हैं या उनके नोड्स के ऊपर आ जाते हैं क्वेश्चन। या तो कर्व डायरेक्टली आएगा या उसके नोड पे आएगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर 2s, पहली चीज साइज स्क्वायर है, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सी हो गया गलत। अब 2s में रेडियल नोड कितने होते हैं? 2s में रेडियल नोड कितने होते हैं? एक होता है। तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब अगर ना भी याद है तो भी तुम कंक्लूड कर सकते हो, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि याद कर लो। याद करे बिना भी निकाल सकते हो, लेकिन बेटर ये है कि हाँ, हाँ, ये 3s का हो गया, ये 1s का हो गया। ये याद करने का है बच्चों। ये एक्चुअली याद करना पड़ता है, इसका कोई और कोई इलाज ही नहीं है। करो बच्चों इसे। पहले वाले के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? पहले वाला तो सही है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या नेगेटिव वैल्यू ले सकता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -L to L लेता है। इट कैन टेक अ नेगेटिव वैल्यू। ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। करेक्ट। ग्राउंड स्टेट का मतलब है स्टेबल स्टेट। टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन बाय n-2, ना दे आर गिवन बाय n-1। दिस इज रॉन्ग। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट पे आते हैं। एन वैल्यूज ये ले सकता है, बिल्कुल सही। अजीमुथल 0 to n नहीं लेता, n-1 लेता है। ये गलत है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टोटल वैल्यूज 2l+1 लेता है। करेक्ट है। दो स्पिन हो सकते हैं। करेक्ट है। L=5 के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं गाइस? 2l+1। L=5 मतलब क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा? 11। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? याद आया नहीं याद आया? फॉर अ पर्टिकुलर एल, एम एल कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम -L to L इंक्लूडिंग 0 2l+1 वैल्यूज लेता है। तो L=5 के लिए टोटल ऑर्बिटल्स विल बी 11, नॉट 9। रॉन्ग। गॉट इट और नॉट गाइस? गुड। रेडियल और एंगुलर नोड तो निकाल लोगे, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ है ना? नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड यू कैन इजिली फाइंड आउट। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, अगर हाइड्रोजन एटम एटम है तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? जिनका सेम एन है। और अगर हाइड्रोजन एटम नहीं है तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनका एन भी सेम है और एल भी सेम है। क्लियर है गाइस? एन सेम एल सेम, जैसे ये। और भी कोई है? नहीं, बस यही। क्लियर है बच्चों? एन सेम एल सेम। गॉट इट और नॉट गाइस? कोई बात नहीं, हमें बस। A certain orbital has no angular node and two radial node.
निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? एंगुलर नोड जीरो मतलब एल जीरो, मतलब एस की बात करी जा रही है। और एन माइनस एल माइनस वन इज टू, रेडियल नोड दो दे रखे हैं, तो एन क्या आ गया? थ्री बच्चों। हाँ या ना गाइस? क्लियर है यहां तक? वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री एस। क्लियर है यहां तक? दैट्स गुड। अब बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे एक और क्वेश्चन बेस है। टू रेडियल नोड टू एंगुलर नोड, कर लोगे नहीं कर लोगे बच्चों? टू रेडियल नोड एंड टू एंगुलर नोड, ये जेई के क्वेश्चन है बेटा, और ज्यादा पुराने भी नहीं है, मतलब आसान लग रहे हैं। इसमें देखो बच्चों, थ्री एस के लिए पूछा है, करेक्ट प्लॉट फॉर थ्री एस ऑर्बिटल। बच्चों डू यू रियलाइज और नॉट, थ्री एस में तुम्हारा, और ये किस चीज का कर्व पूछा गया है? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फोर पाई आर स्क्वायर, फोर पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर बेसिकली, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पूछा गया है। गाइस उसमें तुम्हारा आर इक्वल टू जीरो पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो ही होगा, जीरो से ही स्टार्ट होएगा ये हर एक जगह। याद है नहीं याद है? ये हमने डिस्कस भी करा था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आर इक्वल टू जीरो पे उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाउंड एट न्यूक्लियस। ठीक है ना बच्चों? अब आते हैं, वैसे तो तुम्हें कर्व याद होना चाहिए, नहीं भी याद है तो तुम देखो थ्री एस में तुम्हारे दो रेडियल नोड आने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी दिस गाइस। हाँ है ना? समझे या नहीं समझे बच्चों? थ्री एस के लिए यू हैव टू रेडियल नोड। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों। बताओ गाइस क्या कहना है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर की बात करी गई है, कैन इट बी जीरो फॉर वन एस? बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये तुम्हारा तब हो सकता है, ये अब हमें देखना पड़ेगा। ये हमारा आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे टेंड्स टू जीरो, याद है नहीं याद है बच्चों? क्लियर है गाइस? और इसने कह रखा है एक्सेप्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे, तो ये हमारा फिर क्या हो गया बच्चों? गलत हो गया। इनफाइनाइट को उसने काउंट नहीं करा है। ठीक है ना गाइस? तो इट कैन बी जीरो, नो इट कैन नॉट बी जीरो। इट कैन बी जीरो फॉर थ्री पी। गाइस जीरो का मतलब होता है नोड, और टू बी एग्जैक्ट रेडियल नोड। थ्री पी में कोई रेडियल नोड आता है? एन माइनस एल माइनस वन करो, एक रेडियल नोड आता है नहीं आता है बच्चों? तो दिस कैन बी करेक्ट। टू एस के लिए क्या तुम्हारा रेडियल नोड आता है? टू माइनस जीरो माइनस वन, एक रेडियल नोड आता है। तो इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन बी जीरो। उसके अंदर एक पॉइंट आ सकता है जहां पे इट कैन बी जीरो, अपार्ट फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे गाइस। क्लियर है बच्चों? जीरो और इन्फिनिटी के बीच में, जीरो और इन्फिनिटी के बीच में एक जगह आएगा एक पॉइंट जहां पे तुम्हारा जो साई है वो जीरो जाएगा, बिकॉज यू आर गेटिंग अ रेडियल नोड बच्चों। हाँ है ना? समझिए गाइस? तो इट कैन बी जीरो एट अ पॉइंट बिटवीन आर इक्वल टू जीरो एंड इन्फिनिटी, जहां पे रेडियल नोड आएगा। दिस इज रॉन्ग। इट इज नेगेटिव फॉर टू पी। अब ये गाइस तुम्हें कर्व याद होना चाहिए, नहीं तो तुम नहीं कर सकते। टू पी के लिए कर्व ऊपर ही जा रहा होता है, नीचे नहीं। अच्छा वैसे भी साइज स्क्वायर है गाइस, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, साइज स्क्वायर, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है ना बच्चों? इट कैन बी नेगेटिव, नो इट कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर है यहां तक बच्चों?
समझ में आया नहीं आया? अरे बच्चों क्लियर है? ये क्वेश्चन दर्दनाक है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज होपिंग कि मैं इस क्वेश्चन को डालूं ही ना। देखो बच्चों, ये कह रहा है एल वैल्यू जीरो से एन माइनस वन नहीं ले रहा, जीरो से एन प्लस वन ले रहा है। तो अब देखो गाइस, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर क्वेश्चन को ढंग से फ्रेम नहीं किया गया, देयर कैन बी मोर देन वन आंसर। कि हाइपोथेटिकल में यू हैव टू बी वेरी क्लियर, एक ही आंसर आए। अब देखो बच्चों, एल जीरो से एन प्लस वन वैल्यूज ले रहा है, एन इक्वल टू वन के लिए एल वैल्यूज क्या ले सकता है? जीरो, वन, टू। एन इक्वल टू टू के लिए एल क्या वैल्यूज ले सकता है? जीरो, वन, टू, थ्री। हाँ है ना? मतलब वन में एस भी है, पी भी है, डी भी है। टू में एस है, पी है, डी है, एफ भी है। इंसिडेंटली हमें आसान करने के लिए सिर्फ 13, 9, 8, 6 तक दे रखे हैं। मतलब छोटे जेड की वैल्यूज दे रखी है। ठीक है ना गाइस? इलेक्ट्रॉन जो दे रखे हैं वो 13 तक मैक्सिमम दे रखे हैं। तुम एक काम करो, इसको दो तरीके से करो। या तो तुम सीधा कहो कि पहले हम ये भरेंगे फिर हम ये भरेंगे। ठीक है ना गाइस? मतलब मैं बोर बरी रूल को अभी नहीं लगा रहा। पहले एन इक्वल टू वन भरेगा, फिर एन इक्वल टू टू भरेगा। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो 13 को भरो गाइस। 13 में क्या आएगा? पहले वन एस में दो गए, फिर वन एस वन पी में छह गए, और वन डी में आठ, पांच गए। तो हाफ फिल्ड वैलेंस सबशेल आ रहा है, आ रहा है। दिस इज करेक्ट। ये तब है जब बोरबरी रूल वैलिड नहीं है। पहले एन इक्वल टू वन भर रहे हैं, फिर एन इक्वल टू टू भर रहे हैं। अभी करके देखेंगे, उसको भी करके देखेंगे, चेक करेंगे किससे क्या क्या आंसर आ रहा है। ठीक है ना बच्चों? एल्कली मेटल, ये थोड़ा दिक्कत भी है। एल्कली मेटल तुम्हें नहीं पता क्या होता है। इनर्ट गैस के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो तुम्हारा एल्कली मेटल आता है। और इनर्ट गैस तुम्हें याद होगा, मैंने बताया था NH2NP6 होता है। P6 के बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आता है वो आता है एस के अंदर। एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आता है, नहीं आता है गाइस? तुम ऐसे देखो, पहले वन एस भरा, वन एस वाले को तो आउट ही कर दो। उसके बाद टू एस भरा, उसके बाद टू पी भरा। जब टू पी पूरा भर चुका है तो इनर्ट गैस आ चुकी है। टू पी के बाद नेक्स्ट क्या भरेगा? थ्री एस। दैट थ्री एस वन इज अ एल्कली मेटल। फिर थ्री एस टू भरेगा, फिर थ्री पी सिक्स भरेगा, उसके बाद ये इनर्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज अ एल्कली मेटल बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? तो अब हम एक काम करते हैं, नाइन को भरते हैं। वन एस टू, वन पी सिक्स, वन डी, वन। ठीक है बच्चों? यहाँ पे तुम्हारा देखो गाइस, यहाँ पे थोड़ी समस्या है। नॉर्मली एस में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। ठीक है ना गाइस? मतलब अगर मैं इसे, पहली चीज ये इनर्ट, अब यहाँ पे हाउ डू यू डिफाइन इनर्ट, वो भी एक समस्या है। अगर पी पे कंप्लीट मान रहे हो तो भी इन एनी केस हम क्या कहते हैं? एल्कली मेटल इज समथिंग जो कि तुम्हारा इनर्ट के बाद आता है और उसमें शेल चेंज होता है। देयर इज अनदर क्राइटेरिया, शेल चेंज होता है। जैसे टू पी के बाद नेक्स्ट क्या आ गया? थ्री एस। थ्री पी के बाद नेक्स्ट क्या आ गया? फोर एस। शेल भी चेंज होता है। यहाँ पे हमारा आठ तो आ चुके, लेकिन क्या शेल चेंज हुआ है? शेल चेंज नहीं हुआ। तो यू माइट नॉट से कि इट इज एल्कली मेटल, इट इज नॉट द फर्स्ट एल्कली मेटल। तुम कह सकते हो कि इट इज नॉट द एल्कली मेटल। एल्कली मेटल में शेल भी चेंज होता है, और आठ के बाद नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो तुम्हारा एस में जाता है। ठीक है ना बच्चों? आइडिया शेल चेंज होना जरूरी है। शेल चेंज यहाँ पे नहीं हो रहा, तो दिस इज रॉन्ग। एट इज फर्स्ट नोबल गैस। अगेन समस्या, नोबल गैस को किसको काउंट कर रहे हो?
जिसमें तुम्हारा फर्स्ट शेल पूरा कंप्लीटली फिल्ड है या 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड है। यू आर नॉट श्योर कि एग्जैक्टली कौन सी को कंसिडर करो। अगर तुम 8 इलेक्ट्रॉन कह रहे हो तो 8 इलेक्ट्रॉन तो बढ़ चुके हैं, इनर्ट हो भी सकता है। या फिर अगर तुम ये कह रहे हो कि फर्स्ट शेल पूरा भर गया उसके बाद चेंज हो रहा है ना, नेक्स्ट शेल में जा रहा है। अगर तुम ये कह रहे हो कि डी भी पूरा भरने के बाद इनर्ट बन रहा है, मतलब यू डोंट इवन नो वो इनर्ट किस चीज को कंसिडर कर रहा है। मैं मान के चल रहा हूं वो इनर्ट तब मान के चल रहा है जब ये पूरा भर चुका है, दिस इज इनर्ट, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा शेल चेंज हो रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? और अगर ये पूरा भरने के बाद तुम्हारा इनर्ट गैस बन रहा है तो वो कब भरेगा? जब एस में 2 है, पी में 6 है और डी में 10 है। क्लियर है गाइस? समझ गए यहां तक? तो आइडिया इज यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट, वन सेकेंड, यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट दिस वन के ये नोबल गैस है या नहीं। हाँ है ना बच्चों? क्योंकि हमें यही नहीं पता नोबल गैस का ये क्या मान के चल रहा है, फर्स्ट शेल पूरा का पूरा भरना या फिर तुम्हारा 8 इलेक्ट्रॉन होना। समझ गए गाइस? वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। मतलब अभी तक जो क्लियर आंसर आ रहा है वो हमारा ए आ रहा है, सी भी थोड़ा बहुत आ रहा है, डिपेंड्स, लेकिन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस वन। 6 भरोगे तो 6 कितने भरेंगे? 1s2 1p4। बेटा 2p में नहीं जा रहा है, ये 1p में जा रहा है, दिस इज इनकरेक्ट। इनमें सबसे ज्यादा करेक्ट तो यही है। क्लियर है यहां तक? अब सपोजिंग हम बोरबरी रूल कंसीडर कर ले, यहां से ये आंसर बेटर फील दे रहा है। सपोजिंग हम बोरबरी रूल कंसीडर कर लेते हैं तो 1s आएगा 1p आएगा। इसके लिए n प्लस एल क्या है? 2। इसके लिए n प्लस एल क्या है? 2। लेकिन इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसका n बड़ा है, लेकिन इसका n प्लस एल क्या है? 3। मतलब पहले तुम्हारा 1s भरेगा, फिर 1p भरेगा, फिर 2s भरेगा, फिर 1d भरेगा अकॉर्डिंग टू बोरबरी रूल। अगर बोरबरी रूल भी वैलिड है तो ये ऐसे भरेगा बच्चे। क्लियर है गाइस? अब इसे कैसे करोगे? अब तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर लिख के देखो, 13 1s2 1p6 2s2 1d3। हाफ फील्ड सबशेल है? नहीं, इनकरेक्ट। पहला इनकरेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों? क्लियर है गाइस? अब हम फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से चेक कर रहे हैं। D9 सॉरी 9 1s2 1p6 2s1। उसके हिसाब से फर्स्ट इज एल्किली मेटल, ये करेक्ट लग रहा है, ये करेक्ट लग रहा है। ठीक है ना बच्चों? एल्किली मेटल आ गया ना, शेल भी चेंज हो गया और शेल चेंज होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। एड इज नोबल गैस, ये भी करेक्ट लग रहा है। हाँ है ना बच्चों? उसके बाद शेल भी चेंज हो रहा है, ये भी करेक्ट लग रहा है। हाँ इसमें तुम्हारा ये जो है, इसमें तुम फंस जाओगे 1s2 1p4, ये तुम क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हो गलत है। मतलब यहाँ पे तुम्हारे दो करेक्ट आंसर आ रहे हैं और एब्सोल्युटली करेक्ट, इनमें कोई एम्बिग्युइटी भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को तुम छोड़ भी सकते हो, छोड़ सकते हो मतलब इनमें से कोई भी टिक करके आ जाओ और होप करो कि तुम्हें आंसर का मार्क्स मिल जाए। एक चीज याद रखना कि अगर तुम अटेम्प्ट नहीं करते हो और क्वेश्चन गलत है तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। अटेम्प्ट करना जरूरी है टू गेट द मार्क्स, अगर क्वेश्चन गलत है तो। हाँ अगर गलत नहीं है तो माइनस हो जाएगा, वो तो रिस्क है ही, वो तो रिस्क है ही। वैसे कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन उससे तुम्हारे दो आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आ रहे हैं। हाँ हाँ, समझ में आ गया नहीं आ गया बच्चों? हाँ बेटा, हाँ बेटा जाओ। क्लियर हो गया ना गाइस? तो दिस क्वेश्चन इज काइंड ऑफ तुम कह सकते हो नॉट करेक्ट। भाई क्वेश्चन बना रहे हो तो एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी रखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा?
नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। गाइस इसको देखो, नंबर ऑफ सबशेल्स एसोसिएटेड विद n इक्वल टू 4, m इक्वल टू -2। बच्चों देखो, n इक्वल टू 4 में 4s भी आता है, 4b भी आता है, 4d भी आता है, 4f भी आता है। अब ml इक्वल टू -2। बच्चों इसमें ml क्या वैल्यूज ले सकता है? सिर्फ 0, आउट कर दो। इसमें ml क्या वैल्यूज ले सकता है? -1 2 1, इसको भी आउट कर दो क्योंकि हमें तो ml -2 दे रखा है। इसमें ml क्या वैल्यूज ले सकता है? -2 to 2, तो -2 तो आ रहा है यहाँ पे, हाँ है ना बच्चों? और -2 कॉरेस्पॉन्ड्स टू हाउ मेनी ऑर्बिटल्स बच्चों? मतलब एक ऑर्बिटल है ml -2 का। इसमें ml क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? -3 to 3, जिसमें एक -2 भी आएगा। अब इसने पूछा है सब शेल्स एसोसिएटेड विद n इक्वल टू 4, ml इक्वल टू -2। कौन कौन से सब शेल एसोसिएटेड है? 4d और 4 है, दो सब शेल एसोसिएटेड है। योर आंसर विल बी 2 बच्चों। There are two subshells associated with n equal to 4 and ml equal to -2 बच्चों। समझ आया नहीं आया गाइस? नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों। गाइस ms का ऑर्बिटल से क्या लेना देना? ms का तो कोई रिलेशन नहीं होता ऑर्बिटल से, वो तो इलेक्ट्रॉन की बात करता है। तो सीधा याद रखो n इक्वल टू 5 में कितने ऑर्बिटल होते हैं? n² 25। ms की हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर कोई पूछता ms इक्वल टू हाफ के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं n इक्वल टू 5 में, तो हम कहते हैं टोटल ऑर्बिटल 25 है। 25 में टोटल 50 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन दैट इंक्लूड्स हाफ एज वेल एज -हाफ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ms इक्वल टू प्लस हाफ कितने होंगे? 25, क्योंकि एक ऑर्बिटल में हाफ और -हाफ दोनों आते हैं। तो हाफ वाला तो एक ही आएगा ना बच्चों एक ऑर्बिटल में। तो अगर वो पूछता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बजाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड विद n इक्वल टू 5 एंड ms इक्वल टू हाफ, maximum number of electrons associated with n equal to 5 and ms equal to half will be 25 only। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस यहां तक? दैट्स गुड। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों। गाइस ये साई वर्सेस आर का कर्व हमें दे रखा है। साई वर्सेस आर का कर्व दे रखा है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें चाहिए साई स्क्वायर वर्सेस आर। साई स्क्वायर लोगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे जाएगा, हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? तो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ना केवल ए में होगी, सी में भी उतनी ही होगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन इज मोर लाइकली टू बी फाउंड इन रीजन ए एज वेल एज सी बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ए में तुम्हारा साई मैक्सिमम है, जब साई स्क्वायर लोगे तो यहां पे भी मैक्सिमम होगा। क्लियर है या नहीं बच्चों? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ गए बच्चों? क्लियर है गाइस? नेक्स्ट, वही क्वेश्चंस करके आओगे तभी तो तुम रियलाइज करोगे कि एग्जैक्टली तुमने कहां मिस्टेक करी थी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द क्वेश्चन सो दैट यू नो कि तुम कहां मिस्टेक कर गए थे और आंसर में हाउ टू गेट द आंसर। और गाइस इसके लिए क्या करोगे? रेडियल नोड देखो, या तो कर्व याद हो या फिर रेडियल नोड देख लो। रेडियल नोड एक आ रहा है बच्चों, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है। रेडियल नोड एक आ रहा है, तुम निकाल सकते हो किस में आएगा, किस में आएगा बच्चों? 2s में। इसमें दो रेडियल नोड है, इसमें एक रेडियल नोड है, सॉरी जीरो रेडियल नोड है, इसमें जीरो रेडियल नोड है। समझिए गाइस? क्लियर है यहां तक? यार इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने कर रखा है। 1 सेकेंड बच्चों, जस्ट अ सेक।
Probability density is maximum at nucleus for 1s, correct. Electron can be found at 2a naught, correct. Total energy ये गलत हो गया. और पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन एन एवरेज. मैग्नीट्यूड को कंपेयर करें गाइस, नहीं तो साइन में माइनस आएगा. काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ टोटल एनर्जी, देयर इज अ नेगेटिव साइन आल्सो. इसलिए उन्होंने मैग्नीट्यूड को कंपेयर किया है. मैग्नीट्यूड इज डबल ऑफ काइनेटिक, दैट इज करेक्ट. हाँ है ना बच्चों. अदरवाइज देयर इज अ साइन ऑफ नेगेटिव आल्सो. पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है. ओके गाइस. इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. ये देखो बच्चों, देखो जो भी पढ़ाया गया है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किस फॉर्म में आएगा, यू हैव नो आइडिया. तो तुम्हारा तो काम ये है, जो पढ़ा दिया उसको बिल्कुल याद करके बैठ गए कि अगर उस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया तो उसे छोड़ना नहीं है. इसको देखो गाइस. हायर एंगुलर मोमेंटम, it stays away from nucleus than an electron in an orbit of lower angular momentum. Guys, angular momentum is nh by 2 pi. हाँ है ना. क्लियर है गाइस. अब तुम समझ सकते हो जिसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा उसका n ज्यादा, और n ज्यादा मतलब अवे फ्रॉम न्यूक्लियस. हाँ है ना बच्चों. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं. जिसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा इट इज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस. ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है. हाँ है ना. एंगुलर मोमेंटम ज्यादा मतलब n ज्यादा, n ज्यादा मतलब डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ज्यादा. फॉर सेम n, size of orbit is proportional, inversely proportional to azimuthal quantum number. Now s is closest, p is farther away, d is still farther away, f is farthest away. याद है हमने पेनिट्रेशन इफेक्ट पढ़ा था. s is closest to the nucleus, p is farther away, d is still more farther away, f is farthest from nucleus. हाँ है ना बच्चों. तो हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है. जैसे जैसे अजीमुथल क्वांटम नंबर बढ़ेगा डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस भी या साइज ऑफ ऑर्बिट भी बढ़ेगा बच्चों. साइज ऑफ ऑर्बिट या ऑर्बिटल होना चाहिए, साइज ऑफ ऑर्बिटल विल इंक्रीज. दूर होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, स्प्रेड आउट करता जा रहा है. ठीक है ना बच्चों. क्लियर है यहां तक. गलत. एच बाय 2 पाई होता है बच्चों. एन को 1 उठा लिया. ग्राउंड स्टेट में पूछा का. इस ग्राउंड स्टेट का मतलब है एन इक्वल टू 1 बच्चों. क्लियर हो गया यहां तक. कोई डाउट किसी बच्चे को. गुड. नेक्स्ट. psi versus r for various azimuthal quantum numbers shows peak shifting towards a higher r value. कोई बताएगा मुझे इसका मतलब क्या है. गैस मैंने तो एक 2s 2p का बताया था शायद, कि जो पीक है वो 2s में ज्यादा दूर होती है या 2p में. एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में करवाया था. पीक. और फिर मैंने ये बताया था पीक तुम्हारी 2s में ज्यादा दूर होती है 2p के कंपैरिजन में, लेकिन तुम्हारा फिर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर क्लोज इन 2s एज कंपेयर टू 2p, क्योंकि तुम्हारे पास दो पीक है. दो पीक आ रही होती है. हाँ, दो पीक आ रही होती है, एक छोटी एक बड़ी. जो बड़ी पीक है उसका डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इज फार्दर फॉर 2s एज कंपेयर टू 2p. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, ध्यान से पढ़ो और बताओ. जैसे जैसे हम अजीमुथल क्वांटम नंबर बढ़ा रहे हैं, जैसे 2s 2p को देख रहे हैं, तो पीक तुम्हारा आर की बड़ी वैल्यू पे आ रही है या छोटी वैल्यू पे आ रही है. छोटी वैल्यू पे आ रही है. दिस इज रॉन्ग. समझे या नहीं समझे बच्चों. क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट. नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों. Hold on a sec, guys. Even रुक जाओ बच्चों. Just give me 1 second. Hold on a sec बच्चों. बच्चों ये क्वेश्चन तुमसे नहीं होना था, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या
कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा देखी जाती है। नॉर्मली तुम्हारा होता है 3D5 कॉन्फ़िगरेशन देखी जाती है, ठीक है ना बच्चों। हाईएस्ट वैल्यू जो देखी जाती है वो तुम्हारी 3D5 में देखी जाती है। मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 5। उसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। 4s2 3d5 मैंगनीज का होता है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने हटा दिए, D5 कॉन्फ़िगरेशन आ गई। हाँ, 4s2 3d5 मैंगनीज का होता है ना, उसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, D5 कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब हमें चेक करना है D5 कॉन्फ़िगरेशन के साथ तुम्हारा व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। इट विल बी रूट n इंटू n+2। दिस विल बी योर आंसर बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आया नहीं आया? दैट्स गुड, यस सर। ग्रेट।